Hello students, welcome back in class of NPO, and now we are going part 2 of NPO. As you know, in last class we discussed the basic account of NPO, that is first count of NPO, that is receipt and payment count, just like a cash count. सारी फीचर्स थी वो कैश काउंट की थी, लाइक रिसिप्ट इन डेबिट साइड एंड पेमेंट इन क्रेडिट साइड. जैसे कैश का नेचर रियल अकाउंट होता है, सेम टाइप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर भी हमारा रियल अकाउंट था. जैसे हम कैश अकाउंट में पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, फिर रिसिप्ट्स और फिर पेमेंट और फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं. सेम फॉर्मूला उसी का था एनपीओ के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का. ठीक है, उसे हमने क्लास में एक क्वेश्चन सोल्व कराया था, एक हमने होमवर्क दिया था, प्लस में आपको ये भी कहा था कि आप अपने जितने भी क्वेश्चन है उसके आप प्रैक्टिस कीजिए. तो आई होप कि आपने प्रैक्टिस की हुई. आज हम एक दूसरा अकाउंट करने जा रहे हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था, देयर आर टू टाइप ऑफ अकाउंट एंड वन इज बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट. ठीक है, टॉपिक इस चैप्टर में डिफरेंट है, वो हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन जो मेनली अकाउंट है वो दो टाइप के अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो आज के क्लास में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंगे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सबसे पहले ये देखिए, ये जो अकाउंट होता है इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर की रिकॉर्डिंग की जाती है. ठीक है, तो इसका नेचर क्या होगा, ऐसा कौन सा अकाउंट के टाइप्स है, नेचर ऑफ अकाउंट है जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाता है. तो आपके माइंड में एक जल्दी से नाम आ जाएगा कि ये जी नॉमिनल अकाउंट है. क्यों नॉमिनल अकाउंट ऐसा होता है जिसमें एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, अब नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है आपको पता है. नॉमिनल अकाउंट कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट और ऑल इनकम इज क्रेडिट. तो इसी रूल को हम फॉलो करके इसका फॉर्मेट बनाएंगे. फॉर्मेट वैसे मैं आपको पूरा ऑल इनकम इज क्रेडिट. ठीक है, तो एक तो आपका ये क्लियर हो गया कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है वो किस टाइप का होता है, नॉमिनल होता है. दूसरा, इसको जो बनाने का जो मेथड है वो एक्यूरेल बेस पे बनाया जाता है. ये एक्यूरेल बेस इन द सेंस कि करंट ईयर के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है, ओनली करंट ईयर के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है. जैसा हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था कि उसमें हमने इग्नोर किया था कि प्रीवियस ईयर हो चाहे करंट ईयर हो चाहे नेक्स्ट ईयर हो, हमें नोट करना है. इफ अमाउंट इज रिसीव्ड हमें रिसिप्ट साइड में शो करना है, इफ अमाउंट इज पेड हमें पेमेंट साइड में शो करना है. बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको तभी शो करना है, मीन्स एक्यूरेल बेस पे शो करना है अगर वो करंट अकाउंट से रिलेटेड है तो. ठीक है, दूसरा, इसमें सिर्फ रिवेन्यू नेचर की एंट्री की जाएगी, सिर्फ जो रिवेन्यू नेचर की जो ट्रांजेक्शन है उनकी एंट्री की जाएगी, ओनली रिवेन्यू. ठीक है, कैपिटल की इसमें एंट्री नहीं की जाएगी. जैसे हमने मटेरियल परचेज किया, ठीक है, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया या हमने बिल्डिंग परचेज की तो वो इसमें नहीं आएगा. ठीक है, इसमें ओनली रिवेन्यू टाइप का आएगा. तो ये तो थी बेसिक बातें. ठीक है, यहाँ पे कैश पेड और रिसीव्ड का ध्यान नहीं रखा जाता, रिसीप्ट्स का ध्यान नहीं रखा जाता, इसको हम ध्यान नहीं देते. हम किस पे बेस पे काम करेंगे, हम एक्यूरेल बेस पे काम करेंगे और करंट अकाउंट के बेस पे काम करेंगे. ठीक है ना, चाहे वो पेड हो चाहे पेड नहीं हो तो हम उसको देखेंगे. मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको ये सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ है इसके अंदर. ठीक है, अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ आपको, फिर मैं आपको पूरा डिटेल बताना चाहूँगा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको करना क्या है, आपको इसके डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखना है. गलती मत कर दीजिए कहीं इनकम को पहले लिख दीजिए, नहीं, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है. और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट ये बोलता है कि ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट एंड ऑल इनकम इज क्रेडिट. तो यहाँ पे लिखेंगे हम इनकम. ठीक है, तो एक्सपेंसेस आपको पता है, जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे लिख दीजिए. यहाँ पे इधर जितने भी इनकम है वो सारे लिख दीजिए. कौन कौन सी इनकम है वो कुछ मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात एक इसमें है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था किसमें, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में.
ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सेम होता है वही एक्सपेंडिचर इनकम, लेकिन वहां पे प्रॉफिट आता है या फिर लॉस आता है। में जो भी डिफरेंस होता है उसको हम किससे शो करते हैं, प्रॉफिट या लॉस से शो करते हैं, ठीक है। किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो किसके लिए बनाया जा रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अगर हम डिफरेंस को यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं सरप्लस और एक यूज करते हैं डेफिशिएट, ठीक है। सरप्लस एंड डेफिशिएट। अब सरप्लस क्या होता है, सरप्लस तब होता है जब हमारी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से, मीन्स एक तरह से प्रॉफिट कह दो। मीन्स अपना जो नॉर्मल वाला ना जो प्रॉफिट है वो एक तरह से यहाँ पे क्या होता है, सरप्लस होता है। जब हमारी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, मीन्स इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, मीन्स वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे, सरप्लस लिखेंगे। और डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट जस्ट इसका अपोजिट होता है, व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, मीन्स खर्चा ज़्यादा है इनकम कम है, तो उस केस में हमारा डेफिसिट आएगा। मीन्स ये एक तरह से किसकी फॉर्म में हो रहा है, एक तरह से लॉस के फॉर्म में हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको लगाइएगा। कहीं आप ऐसा ना हो कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस लिखे आओ। देखो सब बाकी सारी चीज़ सेम है, इनकम एक्सपेंडिचर की प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह इसके भी डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आता है, क्रेडिट साइड में इसके इनकम आता है। लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो या तो सरप्लस से लिखना है या डेफिशिएट से लिखना है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नहीं लिखना है। तो एनपीओ के लिए प्लीज थोड़ा सा अपना माइंड चेंज कर लीजिए अकाउंटिंग टर्म से। कैश अकाउंट की जगह आपको रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट बनाना है और P&L की जगह आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। वैसे ही बनाना है, सिर्फ करंट ईयर पे फोकस करना है। चाहे वो लास्ट ईयर का है तो उसको एडजस्ट करना है, नेक्स्ट ईयर का है तो उसको एडजस्ट करना है। मीन्स एक्यूरल बेस पे हम अपनी रिकॉर्ड को तैयार करना है, ठीक है। तो हम तैयार कर लेंगे इसको, ठीक है। आप इसका डिफरेंस भी देख सकते हो, इनकम एक्सपेंडिचर और P&L में क्या डिफरेंस है। इनकम एक्सपेंडिचर नो एनपीओ के लिए बनाया जाता है और P&L प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है। P&L से क्या आता है आपको, या तो प्रॉफिट पता लगता है या लॉस पता लगता है, मीन्स वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस। बट इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी नाउ अबाउट वेदर देयर आर सरप्लस और डेफिशिएट। मीन्स सरप्लस है या डेफिशिएट है ये पता लगता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एंड प्रॉफिट है या लॉस है इसका पता लगता है P&L अकाउंट में। तो ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाऊंगा। देखो फॉर्मेट वैसे कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपने P&L सीखा हुआ है, आप इसी को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 या 3 बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये जो कंटेंट है, इसकी जो आइटम्स हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की, वो आपके सामने लाइव आ जाएगी। आप उसका लाइव इम्प्लीमेंट करोगे, उसका लाइव अप्लाई करोगे तो ये आइटम आपकी बहुत जल्दी याद हो जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक फॉर्मेट है। ये जस्ट एक सिंपल है, कोई जरूरी नहीं है कि ये आइटम आएगी इससे बाहर नहीं आएगी, ये सारी आएगी, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ आपके सैंपल के लिए, आपके नॉलेज के लिए ये फॉर्मेट दिखाया जा रहा है। देखिए ये एक्सपेंडिचर है, कौन सा साइड है ये, डेबिट साइड। ये इनकम है, कौन सा साइड है ये, क्रेडिट साइड। अभी मैंने क्या बताया था, ये कौन से अकाउंट के बेस पे काम करता है, नॉमिनल अकाउंट पे। तो ये बात होगी, ठीक है। अब देखिए इसको बारी बारी से हम पहले एक्सपेंडिचर देखते हैं, खर्चे किस टाइप के हो रहे हैं। चैरिटी, चैरिटी, ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, देखो बहुत सारे जो क्लब्स होते हैं वो टूर्नामेंट वगैरह करवाते रहते हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर यहाँ दिखाएंगे। लेकिन अगर उसने कुछ स्पेशल फंड बना रखा है तो फिर ये जो खर्चा होता है वो उसी पर्टिकुलर फंड से यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मेंशन किया है कि इफ देयर इज नो टूर्नामेंट फंड, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर फंड बनाया गया है तो जो खर्चा उससे रिलेटेड है तो उसी फंड से यूज होगा, फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। सैलरी और वेजेस, ये सैलरी वेजेस हमेशा पेमेंट साइड आती है, तो आप इसको देख लो। हमारे एक्सपेंडिचर होता है करंट ईयर से रिगार्डिंग है। कंज्यूमेबल्स जो कंज्यूम हो गया, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, पोस्टेज, स्टे,
एंड कोरियर चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, एडवर्टाइजिंग, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जो क्लब होते हैं अपने मेंबर के लिए एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस जो करते हैं वो सारे इसमें हमारे एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। अपकीप ऑफ फील्ड एंड पेविलियन, ग्रास सीट्स एटसेट्रा, ठीक है, बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं वो भी एक क्लब के अंडर में होते हैं, वहाँ पे प्लेयर्स वगैरह खेलते हैं, तो वहाँ फील्ड्स और पेविलियन को एकदम तैयार करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं, तो उसका जो भी खर्चा है वो सारा सारा हमारा एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। ये कैपिटल नेचर के नहीं है। देखो स्टेडियम के अंदर ग्रास उगाई है हमने, उसके लिए हमने सीड्स खरीदा है, उसमें पानी दिया है, हमने एक पंदा रखा हुआ है उसके अंदर पानी डालने के लिए, ग्रास कटिंग के लिए एक पर्सन रखा हुआ है, तो ये सारा हमारा कैपिटल नेचर नहीं है, ये रिवेन्यू नेचर का है, ठीक है ना। आपको दो ध्यान रखना, ये तो रिवेन्यू नेचर आएगा और एक करंट ईयर का आएगा, बस दो चीज याद रख लीजिए आर से, ठीक है ना, रिवेन्यू नेचर और करंट ईयर का बस। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, ये आपको पता है डेप्रिसिएशन होता है हमारा सा करंट ईयर का होता है कि करंट ईयर में कितना कंज्यूम हो चुकी है फिक्स एसेट्स, उसका जो चार्ज होता है वो डेप्रिसिएशन होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, कोई नई चीज नहीं है। फिक्स एसेट डिस्ट्रॉय, अगर हमने डिस्ट्रॉय की है तो देखो सेल नहीं की है, डिस्ट्रॉय की है, मीन्स ये खर्चा है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर हमें बेचने से कोई लॉस हो गया तो इसके अंदर आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिए। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी एक तरह से एसेट्स होती है हमारी। इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लब ने ट्रस्ट ने इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसकी पेमेंट दी जा रही है। जनरल एक्सपेंसेस ध्यान रखिएगा, ठीक है। चैरिटी शो एक्सपेंसेस, हमने कोई चैरिटी शो किया, ठीक है ना, जैसे आता है ना किसी कोई अर्थक्वेक आ गया तो उसका चैरिटी शो करवाया जाता है, कोई एनजीओ चैरिटी शो करवाता है और उससे जो पैसा आता है वो पर्टिकुलर पर्पज के लिए वहाँ यूज करता है। तो जब हम चैरिटी शो करेंगे तो किसी स्टार को सेलिब्रिटी को बुलाएंगे तो कुछ खर्चा हमें देना पड़ेगा, तो वो जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा रेवेन्यू नेचर का है और वो एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। कन्वेंस फीस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो ये सारी। होनेरियम, होनेरियम्स क्या होता है, कोई आर्टिस्ट या कोई लेक्चरशिप उसको कुछ पेमेंट की जाती है, ठीक है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जनरली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन होनेरियम्स। सब्सक्रिप्शन पेड फॉर पीरियडिकल्स, देखो सब्सक्रिप्शन का डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये किस चीज़ का सब्सक्रिप्शन है, आपने कोई मैगजीन खरीद रखा है, कोई न्यूज़पेपर आपका आ रहा है, आपने एनुअल बेस पे आता है ना, जैसे हम कोई कैरियर दर्पण या कुछ हम मैगजीन मंगाते हैं तो उसका हमें ईयरली सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, तो वो सारा हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ऑफिस के जो खर्चे हैं, ऑडिट फीस है, ठीक है, मीटिंग हमने करी उसके रिगार्डिंग कोई एक्सपेंडिचर आया, रिपेयर, रिन्यूअल्स, एक्सपेंसेस ऑन नुक्कड़ धर्मा, ठीक है ना, सॉरी नुक्कड़ ड्रामा, मान लो कोई एनजीओ है वो मतलब किसी पर्टिकुलर समाज में जो बैड हैबिट कोई भी मान लो उसके रिगार्डिंग वो अपना कोई सोशल कैंपेन चला रहे हैं तो वो ड्रामा करते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंडिचर है वो सारे नुक्कड़ ड्रामा में आते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ध्यान रखिए इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, हमने कोई लोन लेकर उस पर इंटरेस्ट दिया तो आपको पता है एक्सपेंडिचर होता है तो इधर आ जाएगा। और देखो सरप्लस, सरप्लस मीन्स इनकम साइड ज़्यादा है एक्सपेंडिचर का, मतलब इधर क्या आएगा सरप्लस, हमने प्रॉफिट नहीं लिखना, हमें लिखना है सरप्लस, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, अभी मैंने बताया था। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड मीन्स इनकम साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इधर आ जाएगा। फीस, देखो ध्यान रखिए जनरल फंड का इन्वेस्टमेंट आएगा, अगर किसी पर्टिकुलर फंड है तो उसके रिगार्डिंग जो भी इनकम होती है, जो भी खर्चा होता है वो उस फंड से ही जाएगा, फिर इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको क्लियर होता जाएगा। आपको एंटरटेनमेंट से आपको कोई फीस मिली है, कोई सब्सक्रिप्शन मिला है, सब्सक्रिप्शन का डिटेल्स मैं आपको पूरा बताऊंगा। सब्सक्रिप्शन में से होता है एक तरह से मान लो हमारे मेंबर्स होते हैं वो हमारे को सब्सक्रिप्शन देते रहते हैं। इंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, इंटरेस्ट मिल गया, इनकम मिल गया इन्वेस्टमेंट से, मिसलेनियस रिसिप्ट्स, लॉकर रेंट, ध्यान रखिए लॉकर रेंट रिसिप्ट होता है, इस चीज़ को मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। होल रेंट, ठीक है ना, लॉकर होता है ना, आप कहीं धर्मशाला में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि लॉकर लगे होते हैं बहुत सारे, ठीक है, वहाँ पे कुछ आप अपनी जो गुड्स है वहाँ पे रख सकते हो, उसका कुछ चार्जेस होता है, तो वो क्या एक तरह से उनके लिए इनकम होती है। होल रेंट, हायर ऑफ ग्राउंड फॉर मैरिज, ठीक है, जनरल डोनेशन,
सेल ऑफ, ध्यान रखिए जनरल डोनेशन, डोनेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेशल पर्पज के लिए डोनेशन। जैसे मान लो किसी धर्मशाला में किसी पर्सन ने दे दिया कि आपको बिल्डिंग बनानी है, आपको एक वेल बनाना है, कुआं बनाना है, आपको स्टेडियम बनाना है, तो वो एक स्पेशल पर्पज डोनेशन है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे कौन सा डोनेशन आएगा, वो यहाँ पे जनरल डोनेशन आएगा। ठीक है, तो साथ साथ मेरी बातों को ध्यान रखते जाइए, ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, कोई स्पोर्ट्स मटेरियल हमने बेच दिया, तब ये आएगा, ध्यान रखिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसिड्स, देखो लॉस है तो वो इधर हमने स्टार लगाया था, तो प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा। एक जनरल डोनेशन वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मैं निशान लगा दिया। लॉकर रेंट वाला ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूल जाते हैं हम कि लॉकर रेंट हमें दिया है कि लिया है। लॉकर रेंट हमेशा ट्रस्ट वाला, क्लब वाला लेता है, वहां पे लॉकर लगे होते हैं, ठीक है ना। सेल ऑफ फूड स्टफ, ठीक है ना, आपने देखा होगा कोई पार्टी हो रही है क्लब मेंबर की, तो हमने कोई फूड स्टफ सेल किया तो उसे जो पैसे आएंगे वो हमारी क्या है, एक इनकम है। लेकिन इनकम नेट होनी चाहिए, जितना हमने बेचा है उसमें कितना खर्चा लगा वो हम कटा देंगे। देखो यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गो थ्रू कीजिएगा इस फॉर्मेट को, और जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट, ठीक है, कोई स्पोर्ट कराते हो आप, उसके कोई फायदा हो रहा है, ध्यान रखिए कोई पर्टिकुलर फंड ना हो, अगर पर्टिकुलर फंड है तो फिर यहाँ पे नहीं आएगा। रिसिप्ट फ्रॉम चैरिटी शो, देखिए यहाँ पे अगर कोई खर्चा हो रहा तो हमारा एक्सपेंडिचर साइड में आया, और अगर कोई रिसिप्ट हो रहा तो वो हमारा इधर आ गया, ठीक है ना। और इधर आ जाएगा आपका डेफिशिएट, मीन्स एक तरह से लॉस है ये। देखिए लॉस हमें लिखना नहीं है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी गैलरी में इसको अच्छे से सेव कर लीजिए। बार बार इसको 2-3 बार गो थ्रू करोगे तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बहुत सारी आइटम आपको याद रहने लग जाएगी, और एग्जाम में अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आपको 3-4 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको अभी सिलेबस नहीं हो पाया, या जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम है, जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, तो वो अगर इस फॉर्मेट को लास्ट में रट के जाएंगे एग्जाम में तो भी 2-3 नंबर तो ले आएंगे इसमें से, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाउ वी अप्लाई पर्टिकुलर आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जो जिसमें आपको बनाना प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ना है तसल्ली के साथ में, फिर हम अकाउंट पे जाएंगे, ठीक है ना। कभी भी स्पीड से क्वेश्चन पढ़ के उस पर मत जाना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर आपने क्वेश्चन पे 2 मिनट एक्स्ट्रा लगाए हैं तो अल्टीमेटली आपने 5 मिनट उसके आंसर बनाने में बचा लिए, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 3,80,000, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि 3,80,000 रुपये में फीस रिसीव हुआ, बट इंक्लूड 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, मीन्स इसमें से 80,000 रुपये है वो लास्ट ईयर का है। तो आप बता सकते हो कि इस ईयर का कितना है, इस ईयर का बता सकते हो, सिंपल सा। इस ईयर का हो गया हमारा 3 लाख। फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, अभी बकाया पड़ा है कितना, 10,000 आउटस्टैंडिंग बकाया पड़ा है। इट मीन्स क्या करेंगे इसका, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट मैं यहाँ बना रहा हूँ नीचे, आप इसको देखते रहिए साथ साथ। ठीक है, पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे फीस का। टोटल कितनी है, 3,80,000, उसमें से 80,000 प्रीवियस ईयर की है, माइनस कर दो। और अभी आउटस्टैंडिंग क्या हो रहा है, उसको बकाया है, तो ये क्या है, प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारी 3,10,000। अब आप सोचोगे सर ये क्या कर दिया 3,10,000 का, ध्यान से देखिए, आपको हमें करंट ईयर की निकालनी है कि करंट ईयर की फीस कितनी है। देखो मिलने का नहीं मिलने का अलग सिस्टम होता है, हाँ इस साल की फीस कितनी है वो देखनी है आपको। 380 आपको टोटल मिली, जिसमें से 80,000 लास्ट ईयर की मिली है, तो इट मीन्स 3 लाख हमारे को मिल चुकी है करंट ईयर की, और करंट ईयर की 10,000 अभी मिलनी बाकी है। इट मीन्स करंट ईयर की टोटल फीस कितनी थी हमारी, 3 लाख
10,000। क्लियर। अब आइए सेकंड पॉइंट नंबर 3, सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 28,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ द ईयर मीन्स इस साल की बात कर रहा है 1,000। तो इसी हिसाब से इसका भी बनेगा, किसका, सैलरी का। सैलरी कितनी है टोटल, पेड, सैलरी पेड का बना देता हूं मैं यहाँ, लेकिन हमारा जो बनेगा वो सैलरी इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी आएगी वो देखना हमें। सैलरी टोटल आपने कितना पे किया, 28,000 टोटल पे किए, ध्यान से सुनिए, जिसमें से आपने 3,000 रुपये जो पे किए हैं वो रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर था। इट मीन्स आपने इस साल का कितना पे किया, इस साल का हमने पे किया भाई 25,000, और अभी भी इस साल का कितना पे करना, आउटस्टैंडिंग मीन्स होता है पेंडिंग, अभी भी इस साल का कितना पे और करना है आपको, 1,000 और पे करना है। मीन्स टोटल आपका इस साल का कितना सैलरी था, 26,000। ओके गाइस, आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आपको पता है एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, मीटिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। अब ये बताइए फीस कलेक्टेड है, ये इनकम है या हमारा एक्सपेंसेस है, फीस कलेक्ट किया हमने तो ये हमारा क्या है, इनकम। और सैलरी पेड, ये जो दोनों पॉइंट थे हमने इसकी 26,000 किया था, ये किस में आ जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ये इनका नाम दे रखा है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे देखिए परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियडिकल्स इंक्लूडिंग 90,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स 29,000। इंपॉर्टेंट लिख दीजिए इसको। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियडिकल्स इंक्लूडिंग 90,000 ऑफ परचेज ऑफ बुक्स। अब ये क्या चीज, अभी ये पहले बुक दे रखा है, दूसरा बुक दे रखा है। अभी समझाता हूं मैं इसको। रेंट पेड ये आपको पता है एक्सपेंडिचर है, पोस्ट एंड टेलीफोन ये भी आपको पता है एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, डोनेशन रिसीव्ड आपका इनकम है। अब मैं समझा रहा हूं आपको परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियडिकल्स इंक्लूडिंग 90,000 ऑफ परचेज ऑफ बुक्स। देखो दो चीज होता है, एक तो होता है बुक्स एंड पीरियडिकल्स, मीन्स ये एक तरह से एनुअल पब्लिकेशन होता है। आप लिख लीजिए इस पे, एक तरह से क्या होता है, एनुअल पब्लिकेशन होता है। मीन्स सिर्फ उसी साल में काम आएगी, अगले साल में इसका काम नहीं रहेगा। तो ये बताओ ये हमारी कैपिटल नेचर मानेंगे या रिवेन्यू नेचर मानेंगे। अगर बुक्स एंड पीरियडिकल्स लिखा हुआ है मीन्स ये हमारी एनुअल सब पब्लिकेशन वाली बुक है, एनुअल, ठीक है ना, हर साल चेंज हो जाता है। तो हर साल चेंज हो जाता है मीन्स एक तरह से ये न्यूज़पेपर की तरह काम करती है। जैसे हमने न्यूज़पेपर लिया, नेक्स्ट डे वो क्या हो गया, रद्दी हो गया, ठीक है ना, वो वेस्ट हो गया। तो उसी हिसाब से इसको हमने क्या मानेंगे, रिवेन्यू नेचर का मानेंगे। अगर हमने, ठीक है, रिवेन्यू नेचर का इसको मानेंगे। तो हमने बुक्स खरीदी है तो एक तरह से क्या होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। और अगर लिखा है बुक्स ओनली परचेज ऑफ बुक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ओनली परचेज ऑफ बुक्स, और अगर सिंपल बुक से लिखा हुआ है इट मीन्स ये दूसरी बुक है जिसका लॉन्ग टर्म तक यूज हो सकता है, तो ये फिर किस में आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको स्टार लगा लीजिए, जितने स्टार लगाने उतने स्टार लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे एक राउंड में डाल रहा हूँ ताकि आपको ये एकदम से फोकस में चला जाए कि क्या हो रहा है। अगर बुक्स एंड पीरियडिकल्स है मीन्स एनुअल पब्लिकेशन की बात कर रहा है तो रेवेन्यू हो गया, और अगर सिंपल बुक्स लिख रहे हैं मीन्स कैपिटल लॉन्ग टर्म वाले की बात कर रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो अब हमें आपको पता है रिवेन्यू डालना होता है, तो रिवेन्यू इसमें कितना रहेगा, टोटल कितना है 29,000, जिसमें से 90,000 तो वो क्या है, बुक्स मीन्स कैपिटल नेचर का। तो फिर रिवेन्यू का कितना रहेगा, रिवेन्यू का रहेगा आपका 10,000, ठीक है, और ये हमारे क्या आ जाएगा 10,000 का एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन करते हैं।
कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले ये आप वर्किंग नोट बना लीजिएगा पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, ठीक है। और एक स्टूडेंट्स मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप अपने स्क्रीन की जो क्वालिटी थोड़ी हाई कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम अकाउंट के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारा जो स्क्रीन है, मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी चीज़ स्क्रीन पे शो हो, तो आपको स्क्रीन जूम करनी पड़ेगी। स्क्रीन जूम करिए, आप स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको कोई देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, प्रॉपर्ली विजुअल, ठीक है। तो हम बनाएंगे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले स्टूडेंट गलती बहुत होती है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए एक्सपेंडिचर और यहाँ पे लिख लीजिए इनकम। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनकम इधर लिखे आते हैं, एक्सपेंडिचर इधर लिखे आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मैंने देखे हैं जो ये गलती कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखे डेबिट और क्रेडिट, पहले ये जरूर लिखिए एक्सपेंडिचर डेबिट और इनकम क्रेडिट, क्योंकि इसका नाम ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, तो वो इनकम को डेबिट लिख देता है, एक्सपेंसेस को क्रेडिट लिख देता है। मीन सारा क्वेश्चन गलत कर जाता है, एक भी नंबर मिलने के चांस नहीं होते उसमें। तो इससे बेटर है कि सबसे पहले आप एक्सपेंडिचर और इनकम अपने अपनी जगह पे लिख दीजिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 और 2 की, जिसका हमने वर्किंग नोट बनाया है। तो वर्किंग नोट ये कह रहा है कि 3,10,000 हमें रिसिप्ट हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कहाँ से लिखे जाएगा ये, फीस कहाँ लिखेंगे हम, इस साइड लिखेंगे बाय फीस, कितनी 3,10,000। जब हमने वर्किंग नोट हमेशा नीचे बनाइए, क्वेश्चन के अंदर इतना एडजस्टमेंट मत कीजिए, हमेशा वर्किंग नोट नीचे बनाइए, क्वेश्चन की क्वालिटी बनेगी, क्वेश्चन बड़ा दिखेगा, एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाएगा, पूरा नंबर देगा। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 हमारा हो चुका है। पॉइंट नंबर 3 सैलरी पेड और पॉइंट नंबर 4 सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो इसका हमने पॉइंट बनाया 26,000 का। सैलरी है तो आपको पता है किधर आएगी, इस साइड आएगी, डेबिट साइड। चाहे कितना लिखूं मैं, 26,000। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आपको पता है किधर आएगा, इस साइड आएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 3,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ध्यान रखिए कोई फंड वगैरह होता तो फिर वहां से इसको कवर करते, नहीं तो फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। टू मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,000। तो इस हिसाब से ये वाला हमारा एक और खत्म हो गया, एंटरटेनमेंट, टूर्नामेंट, मीटिंग, ट्रैवलिंग। अब बात आती है बुक्स एंड पीरियडिकल्स की। तो अभी मैंने बताया था बुक्स एंड पीरियडिकल्स टोटल 29,000 के थे, जिसमें से 19,000 के बुक्स है। तो बुक्स वाला है कैपिटल, कैपिटल वाला हमेशा बैलेंस शीट में जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। कैपिटल वाला कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। वो जो रिवेन्यू वाला होगा वो किस साइड में आएगा, वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 19,000 किस में जाएगा, बैलेंस शीट में, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है इंक्लूडिंग, मीन्स इसमें ऐड हुआ है। तो 10,000 किधर आ जाएगा हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड में आपने खरीदा है, खरीदा मीन्स ये आपके लिए खर्चा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बुक्स एंड पीरियडिकल्स। लिख दीजिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसका पूरा लिख दीजिएगा 10,000। आगे है रेंट पेड, रेंट पेड भी हमारा क्या एक तरह से खर्चा है, कितना 10,000 का। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 15,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। और डोनेशन रिसीव कोई स्पेशल नाम नहीं है तो यहीं आएगा, कोई स्पेशल नाम होता तो फिर उस बैलेंस शीट में जाता, क्योंकि वो स्पेशल पर्पज के लिए। तो यहाँ स्पेशल पर्पज जैसा है नहीं, तो यह हो गया 20,000। तो आप इसका टोटल कर दीजिए दोनों साइड को, तो यह आएगा भाई 3,30,000 इस साइड का, इस साइड का भी 3,30,000। इसको देख लीजिए और इस साइड का टोटल कर लीजिए। पहले ही आपको ये इंश्योर करना है कि कौन से साइड कम आ रही है। 26,000, 3,000, 12,000, 18,000, 6,000, 10,000, 10,000, 15 और 4, ये आएगा आपका 104।
तो बच कितना गया? अभी बच गया आपका 2,26,000 और ये किस चीज का आ जाएगा? टू सरप्लस। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 2,26,000 आपका सरप्लस आ चुका है। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन चुका है, ठीक है। लेकिन जो नीचे आपका वर्किंग नोट है, आप इस चीज को जरूर फोकस करिए कि क्या करना हमें, क्योंकि हर क्वेश्चन आप करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का तो हर बार कुछ आपको नई टर्म्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कर लिया, ठीक है। इसी बेस बनाते हुए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसी क्लास में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसको पढ़िए, थोड़ा ब्रीफ करवा देता हूँ मैं क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, ठीक है, जिसमें कुछ नई टर्म्स आ रही हो, इसमें भी कुछ आपको डिफरेंट टर्म मिलेगी। फ्रॉम द फ्लोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है ऑफ ग्रीन दिल्ली क्लब का, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, ध्यान से देखिए। अब एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है, इट मीन्स इस साइड क्या आपकी रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड आपको क्या है? पेमेंट है। तो आपकी जो इनकम मिलेगी, इनकम हमेशा रिसिप्ट साइड में मिलेगी, पेमेंट साइड में आपकी कोई इनकम नहीं मिलेगी, और जो भी खर्चा मिलेगा वो आपके पेमेंट साइड में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ी आपको जनरल सेंस यूज कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बैलेंस, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंस आता है? नहीं आता। सब्सक्रिप्शन टोटल कितना है? 25,500 का। इंटरेस्ट फीस, ये हमारी इनकम है। डोनेशन 3,000 का है, जिसमें से 1,000 का किसके लिए? बिल्डिंग के लिए। तो अभी मैंने बताया था बिल्डिंग के एक स्पेशल पर्पज के लिए है, और स्पेशल पर्पज वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है क्या? नहीं आता। तो स्पेशल पर्पज वाला फिर कहाँ जाता है? यह जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो साथ साथ हमें देखेंगे, तो हमारी जो डोनेशन है वो 2,000 वाला हमारा इनकम में आएगा। होल रेंट, हमने हमारा होल किराए पे दिया, आपकी इनकम है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने बेचा है, उसकी बुक वैल्यू थी 4,000 की, सेल किया हमने 3,500 की। ध्यान रखिए 3,500 नहीं आएगा आपको, अभी मैंने एक फॉर्मेट बताया था कि अगर कोई एसिड्स या को सेल करने से कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो हमारा यहाँ पे आता है। तो इस केस में आपके यहाँ पे 500 रुपये का लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने बेचा 3500 का है, जबकि उसकी बुक वैल्यू थी 4,000, सो देयर विल बी लॉस, ठीक है, लॉस होगा आपके यहाँ पे। तो 500 रुपये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो कर सकते हो। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? एक्रूड इंटरेस्ट जो हमने कमा लिया मीन्स ये हमारा क्या है? एक तरह से इनकम हो चुका है। बाय सैलरी आपका देखो 11 मंथ का आपने पे किया है, और पे किया वही आपको दे रखा है। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? सैलरी आप 11 महीने की आपने पे कर दी, मीन्स 2200 रुपये आपने पे कर दी। तो सिंपल सी बात है, हमें पे से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि इस साल की कितनी है। तो देख लीजिए 2200 रुपये है 11 महीने की, तो 12 महीने की कितनी होगी? निकाल लीजिए 2400 रुपये, ये 2400 रुपये आपकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है ना। और सैलरी आपको पता है एक्सपेंडिचर होता है, तो एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा। रेंट 800 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टैक्सेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, बाय बुक्स। अब देखिए बुक्स, यहाँ पे सिंपल बुक्स लिखा हुआ है, तो बुक्स क्या है? ये कैपिटल नेचर की है। कैपिटल नेचर की कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में जाती है। तो क्या ये आएगा 10,000? नहीं आएगा। आप इस चीज को देखना है, साथ साथ आप करोगे तो बहुत ईजी रहेगा, नहीं तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहेगी। आप एक एक आइटम को याद नहीं कर सकते कि कहाँ आएगी क्या नहीं आएगी। अब आप देखिए 9% फिक्स डिपॉजिट ऑन 31 मार्च 2020 13,000। अब ये क्या चीज अभी आप देखना है ध्यान से। ये कह रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो 13/1/2020, ठीक है, इस डेट को आपने क्या करा है? FD कराई है, ठीक है। 9% का उसका रेट है।
तो 9% का रेट है, 13,000 की एफडी है, इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स ये जो 13,000 अमाउंट है वो किसकी है, एफडी की अमाउंट है। कौन सी डेट को कराया है, 31 जनवरी को, और हमें अकाउंट कब का बनाना है, 31 मार्च को। तो कितने महीने का इसमें हमारे को इंटरेस्ट मिलेगा, 2 महीने का मिलेगा। तो 2 महीने का आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए वर्किंग नोट के थ्रू। 13,000 रेट इसका दे रखा है 900, तो 2 मंथ का इंटरेस्ट निकालना आपको आता है, 2/12 सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए। यह आ जाएगा आपका 195, और किधर लिख देंगे 195। 195 आपकी क्या है, ये आपकी इनकम है। अब आप कहोगे अभी तो सर आप कह रहे थे कि हाँ पेमेंट साइड में इनकम नहीं आती। हाँ पेमेंट साइड में इनकम नहीं आती है, लेकिन हमने कैलकुलेट किए, क्यों, क्योंकि हमने डिपॉजिट खरीदा था तब वो पेमेंट हुई थी, और डिपॉजिट हमने खरीदा तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 195 का 2 मंथ का हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो ये इंटरेस्ट इनकम है, न कि फिक्स डिपॉजिट हमारी इनकम। ठीक है, तो आप इस चीज को देख लीजिएगा। बैलेंस शीट हमारे कोई काम नहीं आती है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो ये है, ठीक है ना, एक्रूड इंटरेस्ट फॉर द ईयर 18-19। ध्यान रखिए 18-19। अब कौन सी ईयर की बात हो रही है, 19-20 की बात हो रही है। ये इंटरेस्ट 18-19 का एक्रूड था, हमें साल में मिला है तो हमें कुछ नहीं देखना, हमें देखना है कि ये किस साल से रिलेटेड था। हम सिर्फ करंट ईयर की बात करेंगे। आप अपने माइंड को सेंट्रलाइज कर दीजिए सिर्फ करंट ईयर पे, कि करंट ईयर का है या नहीं है। देखो ये आपको रिसीव कब हुआ है, 1920 में, बट है कौन से ईयर का, 18-19 का। तो क्या इसकी एंट्री होगी आपके हिसाब से, क्या यह करंट ईयर का है, नहीं है। करंट ईयर में तो मिला है, मिलने से कुछ नहीं होता, आपको देखना है कौन से ईयर से रिलेटेड है। 18-19 से रिलेटेड है, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस आपको अपना माइंड को फोकस करना है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में माइंड को ओपन कर लीजिए, कुछ मत सोचिए, कूल माइंड होकर क्वेश्चन कीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाओ तो अपने माइंड को सेंट्रलाइज कर लीजिए कि आर एंड सी, आर फॉर रेवेन्यू नेचर के आइटम हो, सी फॉर करंट ईयर के आइटम हो। ठीक है ना, रेवेन्यू नेचर और करंट ईयर, दो चीज याद रखिए आप, तो कभी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन ब्रीफ करवा दिया, आप इस क्वेश्चन के हिसाब से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, अब बाकी आप अपनी बुक्स में बहुत सारी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। वो स्टूडेंट्स हमने कोशिश की है आपको पूरा बेसिक करवाने की, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि साथ साथ में क्वेश्चन करिए, ताकि हम हर आइटम को एक्सप्लेन करके बता सकें कि कौन सी आइटम कहाँ आ रही है और क्यों आ रही है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक बाय।